हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस जीके जीएस सीरीज को आगे की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों, अगर दी आप भी प्रतियोगिता परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें कराया जाता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल है, यूनेस्को यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यानी यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 16 नवंबर 1945 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसका स्थापना हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग छापिए, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। यूनाइटेड, अब बात रहा यूनेस्को यूनेस्को का फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, अब याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे की बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका मुख्यालय तो हम बता ही दिए थे अभी, जस्ट बताए थे। इसका मुख्यालय पेरिस होता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अगला सवाल आपके सामने ये है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है? तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में। जून जुलाई में जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल, चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? बोई कब जाती है? ये आगे बताए थे। ये बोई कब जाता है, इसे बोया कब जाता है और इसे काटा कब जाता है? काटा इसको अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है और जून जुलाई में जून जुलाई में जून जुलाई में इसे बोया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये रहेगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? यानी कौन था भारत का प्रथम वायसराय, कौन था? आपका सही जवाब जो होगा, आपका सही जवाब होगा दोस्तों, आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात किया दोस्तों, हम कुछ तथ्य के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग आपका सही जवाब जो होगा लॉर्ड कैनिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल में हुई 1857 का सफलतापूर्वक दमन उसकी बड़ी उपलब्धियां मानी जाती है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ तथ्य हम जान लिए थे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था द्वारा पेश किया गया था। आपका सही जवाब जो होगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, लॉर्ड बेलेल्जी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अगला सवाल नहीं, नोट है लॉर्ड बेलेल्जी के बारे में। लॉर्ड बेलेल्जी के बारे में नोट है। लॉर्ड बेलेल्जी 1798 से 1805 ईस्वी ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेल्जी से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों में हैदराबाद 1898 हैदराबाद में 1898 और मैसूर में 1799 ईस्वी और तंजौर में 1799 ईस्वी
और अवध में 1801 ईस्वी आदि था। इंदौर के हलकरों की सहायता से यह संधि स्वीकार नहीं किया गया था। स्वीकार नहीं किया गया था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ हम तथ्य जान लिए थे। अब अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये है, कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोग होता है। आपका सही जवाब जो होगा ये विज्ञान के क्षेत्र में, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने ये है, कंप्यूटर का भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है। कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है। आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल लैंग्वेज का, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज कोबोल है जिसे व्यावसायिक क्षेत्र के लिए हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति किसने बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति किसने बनाई थी। ये बनाए थे लॉर्ड डलहौजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के का बात आया, चलिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में, राज्य हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जिसके तहत सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर राजस्थान 1852, झांसी 1853, नागपुर महाराष्ट्र 1854 आदि रियासतों का अंग्रेजों राज्यों का विलय कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। यह है लाल रक्त कोशिका, आरबीसी जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसको इसका कार्यकाल बताइए। आरबीसी का कार्यकाल कितना दिन तक होता है। आरबीसी का कार्यकाल, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आरबीसी का कार्यकाल कितना दिन तक होता है। अगला सवाल दोस्तों, आपके सामने ये रहेगा, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। यानी वह छोटा जीव का नाम बताना है आपको जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में अपने आप सामर्थ्य रखता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। यह सबसे छोटा जीव है और यह अपने आप में विकास और प्रजनन करने की क्षमता रखता है। अगला सवाल आपके सामने यह है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दिल्ली आपका सही जवाब होगा। दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल नहीं है, नोट है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नोट क्या है इसके बारे में, नोट है आपका, हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। अगला सवाल है आपके सामने, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी आपका सही जवाब होगा। वाशिंगटन डीसी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। अगला सवाल है, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल
ये अगला सवाल नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में नोट है, देख लेते हैं क्या है नोट में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल सन 1828 से 1835 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिनके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय के मदद के अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा का सन 1829 में समाप्त कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न अगला आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत, यानी आपको गलत गलत स्टेटमेंट चुनना है। गलत स्टेटमेंट कौन है ये आपको चुनना है आपको। गलत स्टेटमेंट कौन है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है? नहीं, स्थिर अवस्था में नहीं होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हाँ हाँ, छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये गलत हो जाएगा। पदार्थ के कण एक दूसरे का आकर्षित करते हैं। हाँ, एक दूसरे के कण आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान होता है। जी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है, यानी स्थिर अवस्था में दोस्तों नहीं होता है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होता है, इसमें यही पूछ रहा है। इस प्रश्न में आपका गलत कौन है? तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वैसे गलत पूछ रहा था ये है, आप बाकी सही पूछता, इसके जगह सही पूछता तो सही आंसर होता। सही होता बी सी बी सी एंड डी, ये तीनों आंसर सही हो जाता। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन कौन सा तत्व कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है? यानी इनमें से न तत्व है न यौगिक है, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से। तो वायु 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 जो है, वायु वायु न तत्व है, न तत्व है, न तत्व है, न तत्व है, और ना ही ना ही यौगिक ना ही यौगिक ना ही यौगिक है। वायु न तत्व है और न यौगिक है। अगला सवाल आपके सामने है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी जल शोधन जल शोधन में जल शोधन में ऑप्शन नंबर बी, विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ करते थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम अंतिम ये हो जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये भारत के गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम है, और लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछे तो, और अंतिम जनरल गवर्नर ये राजगोपालाचारी हुआ करते थे। अगला सवाल आपके सामने ये है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये कोशिका है। कोशिका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल गए थे, तो आपका सही जवाब होगा सी आर दास। दोस्तों, आप इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है?
इसका फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म। CR दास का फुल फॉर्म क्या होता है यह बताइएगा। अगला ये नोट है आपके बारे में, अब देख लीजिएगा नोट। चलिए हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1962 का अधिवेशन गया में हुआ, यानी गया में हुआ, गया बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिससे लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था। जिससे लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था वो किस वर्ष था। वो वर्ष था 1916। वर्ष था 1916 वो वर्ष था। आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और वो अगला सवाल आपके सामने ये है, पादप कोशिका जंतु के किस प्रकार भिन्न होती है। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कोशिका भित्ति आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, हवा महल का निर्माण किसने कराया था। टाइप मिस्टेक हो गया दोस्तों, किसने कराया था, किसने 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 किया था, हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। एक राजसी महल है, यह एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई थोड़ा यहाँ पे दोस्तों अलग अलग हो गया, लेकिन महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। यह हवा महल दोस्तों 5 मंजिला का इमारत है, जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट यानी 15 मीटर है। 15 मीटर है। चलिए दोस्तों इस सेशन का हम अंतिम सवाल की ओर चलते हैं और इस सेशन का आपका अंतिम सवाल आपके सामने ये रहा, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था। तो हवा महल किस निर्माण हुआ था आपको यह बताना है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे हट गया है। चलिए नोट में इसका आंसर हम देख लेते हैं। नोट आपका हो जाएगा, लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। हवा महल जो जयपुर में स्थित है उसका निर्माण हवा महल जयपुर में जो स्थित लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका बना हुआ है। चलिए नोट में क्या, हम नोट में देख लेते हैं। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद थे। यह संस्कृति और शिल्प संबंधी विरासत, हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह बना था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से यह हवा महल बना है। चलिए दोस्तों इस सेशन का आपका ये सवाल रहा था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट। दोस्तों अब प्रत्येक दिन आप 7 बजे 7:30 बजे AM मॉर्निंग में आप यूट्यूब पे आप लाइव वीडियो इसका देख सकते हैं 7:30 बजे।
चलिए दोस्तों, अब